स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। हमने लेक्चर नंबर 2 में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ा और एक क्वेश्चन किया था। आज हम लेक्चर नंबर 3 में कुछ क्वेश्चंस और करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के ऊपर। अब जैसा कि ये क्वेश्चन लिखा है तो इस क्वेश्चन में हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, लेकिन कैसे करना है? विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना इसको एक्सपैंड किए हमें इसकी क्या करनी है? वैल्यू को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ये क्या है? अपॉन में है, तो सबसे पहले डिटरमिनेंट जब भी कोई चीज भी हमारे अपॉन में होती है तो हम उसे क्या कर देते हैं? सबसे पहले एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा मेथड है, 1/a स्क्वायर BC 1/b b स्क्वायर AC 1/c C स्क्वायर AB। हम क्या करेंगे? सिंपली A B C से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया? इसका रीजन क्योंकि हमें हर जगह पे हटाना है। अब A ही A को हटा सकता है, B ही B को हटा सकता है और C ही C को हटा सकता है, इसीलिए हमने पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई डिवाइड किया। नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं कि A को हम रो 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, B को रो 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे और C को रो 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 2 के क्वेश्चन में किया था। तो हमने रो 1 में एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया AR1 का, रो 2 में एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया BR2 का और रो 3 में एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया CR3 का। ये हमने 3 ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिए। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ आ जाएगा 1/ABC, यहाँ बन जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो A/A, ये तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा A³ और ये आ जाएगा ABC A स्क्वायर लिखो, यहाँ पे आ जाएगा A³, यहाँ पे B करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 आ जाएगा क्योंकि B से मल्टीप्लाई होगा B आ जाएगा और B से मल्टीप्लाई होके B³ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ABC आ जाएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, C³ आएगा और फिर से AB और C आ जाएगा हमारा। आगे हम क्या करेंगे? अब हम देख सकते हैं कि हमारा कॉलम नंबर 3 में हमारा ABC जो है वो कॉमन निकल सकता है। तो हम इसको कॉलम नंबर 3 से ABC को कॉमन निकालेंगे। टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम कॉलम नंबर 3, हम कॉलम नंबर 3 से ABC को बाहर निकालेंगे वापस। तो ABC हमारा बाहर आ गया, यहाँ बाहर पहले से ही एक ABC था। अंदर डिटरमिनेंट क्या बचेगा? 1 1 1 1 1 1, यहाँ है A³ B³ C³ A³ B³ और C³, यहाँ हो जाएगा 1 1 और 1, ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारा डिटरमिनेंट सिर्फ इतना बचा। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है? आइडेंटिकल है। तो हमने इससे पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पिछले लेक्चर में कि जब भी दो रोज या दो कॉलम्स एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आती है वो 0 आती है। और क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है? बिल्कुल एकदम आइडेंटिकल है। ये हमारे आइडेंटिकल हैं और हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो यही कहती है कि अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर हमारा आइडेंटिकल हो जाता है तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वो 0 आती है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में भी क्या करना है? हमें सेम चीज करनी है, वैल्यू निकालनी है, लेकिन कैसे? विदाउट एक्सपेंडिंग। हमें एक्सपेंडिंग को क्या करना है? नहीं करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग। तो एक चीज इसमें समझने वाली होती है कि जब भी हमें फाइनाइट वैल्यूज में, जैसे कि ये सारी 49 1 6 39 2 3, ये सब क्या है? फाइनाइट वैल्यू में एक डिटरमिनेंट दिया है। तो हमें पता है कि फाइनाइट वैल्यू में जब डिटरमिनेंट दिया होता है तो हम उसको एक्सपैंड करके ही निकालते हैं, क्योंकि बिना एक्सपैंड किए उसकी वैल्यू को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। तो अगर बिना एक्सपैंडिंग के हमसे किसी भी डिटरमिनेंट को बोला जा रहा है निकालने को, तो एक चीज क्लियर होती है कि उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। अब 0 आने के लिए हमारे पास दो केसेस है। एक केसेस है, पहला केस हम ये कर सकते हैं कि या तो एक्सपैंड करें, एक्सपैंड करके वो वैल्यू 0 आ जाए। दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करें, दो रोज या किन्हीं दो कॉलम्स को आइडेंटिकल बना लें
तो हम वही काम यहाँ पे इस वाले डिटरमिनेंट में करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे किन्हीं भी दो रो को आइडेंटिकल या किन्हीं भी दो कॉलम को क्या करेंगे, आइडेंटिकल बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हम इस वाले और इस वाले कॉलम को आइडेंटिकल बनाने की कोशिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलम नंबर 3। कैसे? जैसे कि हमने एक ऑपरेशन लगा दिया, ऑपरेशन हमने लगाया, ऑपरेशन ऑपरेट किया हमने। पहला ऑपरेशन लगाया कि C1 में हम एक ट्रांसफॉर्मेशन चला रहे हैं जो कि है C1 माइनस 8 C3 का, C1 माइनस 8 C3। तो C1 माइनस 8 C3 मतलब कि 49 माइनस 8 ऑफ C3, तो 8 ऑफ C3 यानी कि 8 टाइम्स इसका, 8 6 जा 48। ये हमारा पहला एलिमेंट हो गया। दूसरे एलिमेंट की हम जब बात करेंगे तो 39 माइनस 8 ऑफ C3, C3 ये है तो 8 4 जा 32 हो गया। और तीसरी चीज हमारा है 39 माइनस 32 हो गया। थर्ड चीज है कि यहाँ पे सेम लगेगा तो 26 माइनस 8 इंटू 3 जो कि आएगा 24 आएगा। बाकी के दो कॉलम्स हम एज इट इज लिख देंगे 1 7 2 6 4 3। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 49 माइनस 8 कितना आएगा, 1 आएगा। 32 माइनस 2, 39 माइनस 32 आएगा 7 आएगा हमारा। और 26 माइनस 24 हमारा 2 आएगा। यहाँ पे एज इट इज रहेगा, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाया। 1 7 2 6 4 3। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा कॉलम नंबर 1 है और जो हमारा कॉलम नंबर 2 है वो दोनों एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल हैं। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि जब भी कोई दो रो या कोई भी दो कॉलम किसी भी डिटरमिनेंट में आइडेंटिकल होते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। अब यहाँ पे जब दो कॉलम हमारे आइडेंटिकल हो गए हैं तो इसकी वैल्यू जो इस एक्सपेंशन या इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो हमारी 0 आएगी। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक डिटरमिनेंट दिया है 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर एंड डेल्टा 1 एक और डिटरमिनेंट है 1 y z x 1 z x y 1 x y z। तो हमें प्रूफ करना है कि अगर हम डेल्टा प्लस डेल 1 को इक्वेट करते हैं, अब इन दोनों की वैल्यू को निकालें तो वो किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। तो 0 के बराबर आएगी तो इसके लिए हम इसको चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, RHS के नाम पे तो हमारे पास कुछ है नहीं तो उसको तो कंसीडर ही नहीं करेंगे। है क्या हमारे पास, LHS। तो हम LHS को सॉल्व करते हैं। LHS में क्या दिया है, डेल प्लस डेल 1 दिया है। तो डेल के डिटरमिनेंट क्या है, डेल का डिटरमिनेंट है 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। डेल 1 जो डिटरमिनेंट है वो है हमारा 1 1 1 और 1 yz x 1 zx y 1 xy z। ये हमारा डिटरमिनेंट दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है कि इसको सॉल्व करके हमें 0 लाना है, तभी हम RHS के बराबर 0 से इक्वेट कर पाएंगे और अपना जो क्वेश्चन है वो प्रूफ कर पाएंगे। तो पहले डिटरमिनेंट को हम सिमिलर रहने देते हैं, जैसा कि डिटरमिनेंट दिया है 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम इसके रोज और कॉलम को पढ़ सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहली प्रॉपर्टी ही पढ़ी थी कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट में उसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस सेकेंड वाले डिटरमिनेंट में हम रोज और कॉलम्स को क्या कर देंगे, आपस में इंटरचेंज कर देंगे। 1 1 1 yz zx और हो जाएगा xy, ये हो जाएगा x y और z। हमने इतना काम कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने एक अगला सेम इसी सेकेंड डिटरमिनेंट में हमने क्या किया, ये किया कि जो ये कॉलम नंबर 2 है और कॉलम नंबर 3 है इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया। हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर किसी भी दो कॉलम्स या किसी भी दो रो को हम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो
जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वो उसके नेगेटिव टाइम्स हो जाती है, मतलब कि एक एडिशनल माइनस आ जाता है। तो ये हो जाएगा 1 1 1 और यहां हो जाएगा x y z, ये हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। जब हम इन दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे तो एक डिटरमिनेंट के कारण एक एक्स्ट्रा माइनस आएगा जो कि प्लस माइनस मिलके माइनस बना लेगा। तो ये हो जाएगा 1 1 1 x y z और ये हो जाएगा y z z x और x y। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों डिटरमिनेंट्स को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमारा डिटरमिनेंट आएगा वो आएगा 1 माइनस 1 0, एलिमेंट टू एलिमेंट। जब भी सब्ट्रैक्शन और एडिशन हमारे डिटरमिनेंट में होता है तो एलिमेंट टू एलिमेंट होता है। x माइनस x 0, x स्क्वायर माइनस yz, 1 माइनस 1 0, y माइनस y 0, y स्क्वायर माइनस zx, 1 माइनस 1 0, z माइनस z 0 और z स्क्वायर माइनस एक्स वाई। जैसा कि हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी रो या कोई भी पर्टिकुलर कॉलम अगर उसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो हमारी जीरो आती है। तो LHS जो है वो हमारा जीरो आ गया है और RHS क्या था, वो भी जो हमें गिवन था वो जीरो था। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमारा क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। हेंस प्रूव्ड। हमारा क्या होगा कि LHS जो है हमने जीरो फाइंड आउट कर लिया, RHS जो था जीरो दिया था। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इक्वेशन दी हुई थी वो सही थी और हमने उसको क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया, प्रूफ कर लिया। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ, इसे हमें सॉल्व करना है विद द यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की मदद से हमें इस क्वेश्चन को अपने सॉल्व करना है। इसका मतलब ये है कि हम इसमें एक्सपेंशन लगा सकते हैं, लेकिन जहां तक हो सके हमें प्रॉपर्टीज का यूज करके ही इस क्वेश्चन को अपने सॉल्व करना है। तो हमारा जो सबसे पहला काम होता है वो LHS और RHS को हम देखते हैं। तो हमने अपने LHS और RHS को जब देखा तो हमने RHS में अपने ये पाया कि हमें a प्लस बी प्लस सी के फैक्टर्स चाहिए, मतलब a प्लस बी प्लस सी का एक ब्रैकेट चाहिए, अगला ब्रैकेट भी a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मेट में ही चाहिए और उसका अगला ब्रैकेट भी a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मेट में ही हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे, तो हमारा प्रॉपर्टीज को लगाने का तरीका कुछ इस तरीके से होगा कि जो हमारा ये फैक्टर है यही बार बार बाहर कॉमन निकले। जैसे कि LHS को हमने जब कंसीडर किया, ये बना a प्लस बी प्लस 2c, a और b, ये c आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा b प्लस सी प्लस 2a, b c a, c प्लस a प्लस 2b। अब यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला है कि रो में ट्रांसफॉर्मेशन लगा लें। तो जब रो में ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो किसी भी रो, अगर हम क्या कोशिश करें कि रो 1 में रो 2 रो 3 को ऐड कर दें, तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे c का अमाउंट बढ़ जाएगा, इस वाले इक्वेशन में a का अमाउंट बढ़ जाएगा और इस वाले इक्वेशन में b का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के कॉमन कुछ भी नहीं आ पाएगा, बस जो टर्म्स हमारे लिखे हैं उनमें a का, यहाँ पे c का, यहाँ का b का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ वो हमारे काम का तो रहा नहीं। अब हम क्या करते हैं कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की कोशिश करते हैं। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की कोशिश करते हैं तो हमने किया क्या कि कॉलम 1 में एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 लगाया। इसको लगा के जब हमने देखा तो कॉलम 1 में कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 तीनों ऐड हो रहे हैं। तो कॉलम 1 के पहले एलिमेंट पे गए, कॉलम 2 के पहले एलिमेंट पे गए और कॉलम 3 के पहले एलिमेंट गए। तीनों को आपस में ऐड करके कॉलम 1 में हमने लिख दिया। तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ a आएगा, ट्वाइस ऑफ b आएगा और ट्वाइस ऑफ c आएगा। यहाँ हो जाएगा a और यहाँ हो जाएगा b। यहाँ पे हमने क्या किया, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 यहाँ भी लगाना, तो इनको ऐड करके सबको यहाँ पे कॉलम 1 में लिख देना है। तो यहाँ भी आएगा 2a आएगा,
2b आएगा और 2c आएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा b प्लस सी प्लस 2a, और यहाँ बचेगा b। यहाँ गए तो यहाँ भी सेम प्रोसेस हमारा चलेगा और यहाँ भी सेम चीज ही आएगी। इनको आपस में ऐड करने के बाद 2a आएगा, 2b आएगा और 2c आएगा। यहाँ पे क्या आएगा a आएगा और यहाँ पे आएगा c प्लस a प्लस 2b आएगा। अब हमने क्या किया कि ये अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो कॉलम नंबर 1 है, जो हमारा कॉलम नंबर 1 है उसमें 2a प्लस 2b प्लस 2c क्या है, कॉमन है। 2a प्लस 2b प्लस 2c इस पूरे कॉलम में क्या है, कॉमन है, तो हम उसको क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। टेकिंग कॉमन 2a प्लस 2b प्लस 2c फ्रॉम कॉलम नंबर 1। हमने कॉलम नंबर 1 से 2a प्लस 2b प्लस 2c को बाहर निकाल लिया। तो जब बाहर निकाल लिया तो ये बन गया 2 ऑफ a प्लस b प्लस c। रीजन इज दैट क्योंकि 2 जो है वो हमारा इन सब में भी आपस में क्या है, कॉमन है, तो ये हो गया। और यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा 1 1 1, और यहाँ पे रहेगा a प्लस a b प्लस c प्लस 2a a, और यहाँ है b b b b c प्लस a प्लस 2b। ये चीज हुई। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि दूसरा ब्रैकेट निकालने की कोशिश करेंगे। अगर दूसरा ब्रैकेट नहीं निकल पाता है तो हम एक काम करते हैं कि एक्सपेंशन को इजी बनाते हैं। अगर हमारा टारगेट एक्सपेंशन को ही लगाना बन जाता है तो हम एक्सपेंशन को इजी बनाते हैं। कैसे इजी बनाएंगे, हम इजी बनाएंगे अपने बाकी के एलिमेंट्स को जीरो बना के। किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम जिसके अलोंग हमारे एक्सपेंशन करने की मर्जी होगी उसमें क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जैसे कि हमने डिसाइड किया कि अगर हम कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंशन करना चाहते हैं, अगर हमने डिसाइड किया तो हम क्या करेंगे कि इसके कॉलम के इस कॉलम के एलिमेंट्स को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। कम से कम 2 जीरो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमें एक्सपेंशन कम लगाना पड़े। तो हम क्या करेंगे कि हमने जैसी कोशिश की, हमने क्या किया कि रो 1 में एक ट्रांसफॉर्मेशन या रो 2 में हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, रो 2 माइनस रो 1, और सेम काम रो 3 में भी कर दिया। रो 3 में क्या कर दिया, रो 3 माइनस रो 1। इन दोनों रो में रो 1 को माइनस करा दिया। जब माइनस करा दिया तो क्या बनेगा, 2 इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c। अब रो 1 में तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं तो वो वैसी की वैसी ही रहेगी। रो 2 में ट्रांसफॉर्मेशन है, रो 2 माइनस रो 1 का, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें से हम a सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस b प्लस c, और यहाँ पे 0 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे भी बचेगा 0 बचेगा। अगर हम रो 3 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, रो 3 माइनस रो 1, और यहाँ पे भी 0 बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस b प्लस c बचेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे रो 2 में a प्लस b प्लस c कॉमन आ सकता है, हमारे रो 2 में a प्लस b प्लस c कॉमन आ सकता है, और रो 3 में भी हमारे a प्लस b प्लस c कॉमन आ सकता है। क्यों, क्योंकि 0 में से कोई भी चीज कॉमन निकल सकती है, बस शर्त ये है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर ना होने पाए। तो हम कोई भी चीज को 0 से कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया कि रो 2 से फ्रॉम रो 2 and रो 3 we are taking common of a plus b plus c। हमने इसका कॉमन निकाला अपनी रो 2 और रो 3 से। तो देखें हमारे पास क्या बचा, 2 ऑफ a प्लस b प्लस c। ये हमने जब कॉमन निकाला तो एक a प्लस b प्लस c बाहर आएगा और एक a प्लस b प्लस c एक और बाहर आएगा। तो टोटल कितने a प्लस b प्लस c बाहर आएंगे, 2 बाहर आएंगे। एक a प्लस b प्लस c ऑलरेडी हमारे पास है, तो टोटल 3 ब्रैकेट बनेंगे a प्लस b प्लस c के, जिसकी पावर हो जाएगी 3। अंदर क्या बचेगा, 1 0 0 बचेगा a।
अब यहाँ से तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको एक्सपेंड कर देंगे, इस वाले डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड कर देंगे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। हम इस डिटरमिनेंट को कोशिश करेंगे कि एक्सपेंड कर देंगे, किसके अलावा एक्सपेंड कर देंगे, किसी के अलावा भी एक्सपेंड कर सकते हैं, चाहे तो रो 1 के अलावा एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 2 के अलावा एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जिसके अलावा चाहे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सपेंशन कर रहे हैं किसके अलावा, रो 1 के अलावा। यहाँ पे हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सपेंशन along R1, एक्सपेंशन along R1 के अलाउ कर रहे हैं, तो R1 के अलाउ प्लस माइनस प्लस, तो जब 1 के अलाउ एक्सपेंशन करेंगे तो ये 4 ब्रैकेट बचेंगे हमारे पास। इसके अलाउ जब भी हम एक्सपेंशन करते हैं किसी डिटरमिनेंट का, तो उसके अलाउ का रो और कॉलम छूट जाता है, बाकी का डिटरमिनेंट जितने एलिमेंट बच जाते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा 1 माइनस 0 और माइनस टाइम्स ऑफ a, तो ये 0 0 0 माइनस 0 और प्लस b, तो प्लस b के साथ क्या बचेगा हमारा, प्लस 0 और माइनस 0, 0 माइनस 0, तो ये a इंटू 0 0 हो जाएगा, b इंटू 0 भी 0 हो जाएगा। तो टोटल ओवरऑल जब एक्सपेंशन करेंगे तो इसकी वैल्यू जो सिर्फ आएगी इस एक्सपेंशन की, वो हमारी आएगी, क्या आएगी, हमारी जो इसकी वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। और तो LHS को जब हमने इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया तो हमारी ये वैल्यू आ गई, यही वैल्यू हमें लानी थी जो कि हमारी RHS में गिवन थी। तो इस तरह से हम विद द यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। एक्सपेंशन को हम कोशिश करते हैं कि जितना लास्ट में लगाएं उतना ही अच्छा रहेगा। एक्सपेंशन की जरूरत जब पड़ेगी हम तभी लगाएंगे, जहां तक हो सके तो प्रॉपर्टीज का ही यूज करें और जो क्वेश्चन दिया हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से हम अपनी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेशंस को लगाते हैं। जितना हो सके आसानी से ट्रांसफॉर्मेशन को लगाएं, जितना हो सके कोशिश करें क्वेश्चन इजी वे में रहे। अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन को मुश्किल बनाता है तो उसे ना यूज करें, उसे बदल के कोई और ट्रांसफर। जरूरी नहीं होता है कि हम किसी रो के अलोंग एक्सपैंड करें या कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करें। जिस हिसाब से हमारा क्वेश्चन चलता जाएगा और जिस हिसाब से हमारी नीड होगी उस हिसाब से हम एक्सपेंशन का यूज करते हैं। इसी तरीके से हम आने वाले लेक्चरों में भी अपने क्वेश्चंस को करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 4, उसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।